आमंत्रण दे रहा हूँ भाई सत्यदेव हरियाणी जी को। इस क्लब ने इतना बढ़िया होली के अवसर पर आयोजन किया, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मत अपनी कविताएं भूल गया ये आपका दोष नहीं। भाई जय सिंह आर्य से और राय जी से और सरिता सागर जी से आपने अच्छी बातें सुनी, मधुर गीत सुने। डॉक्टर सरिता शर्मा संशोधन के लिए हाथ क्या साहब कन्हैया ने तो कान्हा ने तो राधा के साथ होली खेली थी, हमने तो अपने घरवाली के साथ होली खेली। वाह। और वो होली कैसे खेली मैं आपको यहीं से शुरू करता हूँ रचना के साथ। फागुन की मस्ती में मेरे पकड़कर गाल घरवाली ने मसड़ दिया गुलाल, और फिर कुर्ते की तरियां पिचके हुए मेरे गालों पर भी चमक आई। किंतु अगले ही क्षण हम गंभीर होते हुए बोले कि प्रिय, यह बात तो तुम्हारी ठीक है कि होली का पर्व प्रसन्नता का प्रतीक है। अच्छा, किंतु कल फिर होगी वही चिंता, वही फिकर। बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, कन्या के लिए भरतार चाहिए। फला औरत दहेज के कारण जला दी, फला ने फला पर गोली चला दी, सास ने बहू की चुटिया पकड़ ली, पति ऐसा है था आंख नीचली, गांची गम में दारू पी गया, बहन की इज्जत लूटी, भाई मर गया। अच्छा, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये चिंता, ये कलेश, झूठा दिखावा और झूठी भक्ति जब तक यहाँ रहेंगे देश में होली आ नहीं सकती। होली के लिए चाहिए घर में अनुशासन। लेगे पत्नी बोली, अरे सत्यानाशी, तुम मेरी होली मनवा रहा है या बीजेपी की आचार संहिता हमने समझा है। अच्छा, और इतना कहे मेरा सारा नशा मिनटों में झाड़ दिया और नीले रंग का भरा गिलास मेरे मुंह पर फेंक मेरे चेहरे का मानचित्र पुरानी दिल्ली के गली कूचों की तरह बिगाड़ दिया। बहुत फागुनी मस्ती के रंगीन नजारे साक्षात नजर आ रहे थे। पत्नी जी मुस्कुरा रही थी और हम शर्माए जा रहे थे। अच्छा, केवल तब हमने अपनी भूल संवारी और केसरिया रंग की पिचकारी पत्नी की साड़ी पर मारी तो दोनों के दिल प्यार से तरबतर हो गए। और फिर मेरे गंजे सिर पर गुलाल मलती हुई पत्नी जी बोली कि होली होली है भाई, होली। भाई रतन जी जो है मेरे मुंह की सिर की तारीफ कर रहे थे। अक्सर मेरे सिर के साथ बड़ी छेड़छाड़ होती है भाई, तारीफ करने भाई। इसके साथ ये तो एक दिक्कत होती है कि सुबह सुबह मुंह धोता हूँ तो पता नहीं चलता कि मैं मुंह धो रहा हूँ या अपना सिर धो रहा हूँ। लेकिन एक रचना मित्रों तैयार हो गई और मैं सिर का जवाब देना चाहता हूँ। सिर होता क्या है कि साहब अक्सर लोग मेरे सिर के बारे में जिक्र किया करते हैं, अक्सर लोग मेरे सिर के बारे में जिक्र किया करते हैं, बेवजह यूं ही फिक्र किया करते हैं। कोई कहता है यार इनके सिर का भी अजीब फीचर है, दूसरा कहता है सिर क्या बिजली का हीटर है, 2 अंडे फोड़ दे तो आमलेट हो जाए। एक सज्जन कह रहे थे कि इनके सिर पर पड़ी सूरज की रोशनी तुम्हारी जिंदगी लूट सकती है। जनाब चश्मा लगाकर देखिए वरना आंख भी फूट सकती है। क्या बात है। खेत बोने के लिए जाते हुए किसान इन्हें देखकर वापिस घर लौट आते हैं क्योंकि फसल न होने के पूरे आसार नजर आए। एक सज्जन कह रहे थे कि यार ये तो राजनीति के काम भी आ सकता है क्योंकि इनके सिर पर हाथ मारकर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह छापा जा सकता है। एक भाजपा विरोधी बेवजह मुझसे यूं ही जलता है कि यार इनका सिर तो कमल की तरह भी खिलता है। यानी मेरे सिर का चुनाव में भी प्रयोग, न जाने क्या समझते हैं मुझे लोग, जबकि किसी दल से अपना कोई लेना देना। अच्छा, एक चोर मेरी खोपड़ी देखकर धोखा खा गया, चोरी की गरज से घर में आ गया, पर घर में जब फूटी कोड़ी भी नहीं मिली तो गाली देता हुआ बाहर निकल गया कि घर में देला नहीं रखता है और सारा सिर से सेठ बना फिरता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर
आखिर सिर होता है और सिर के सिवाय कुछ नहीं होता है। असली सिर केवल वही है, कविता देखिए कि असली सिर केवल वही है जो गरीब और गरीबी के विषय में सोचे। असली सिर केवल वही है जो गरीब और गरीबी के विषय में सोचे, सांप्रदायिकता और आतंकवाद को नोचे, बाल मजदूरी से अभिशप्त बच्चों को उनका बचपन वापस लौटाए। अरे सिर वह है जो देश के लिए कट जाए पर झुकने न पाए। कवि महोदय जो अपनी हर बात कविता में कहने के थे आदि, उनकी एक महिला टेलीफोन ऑपरेटर से हो गई शादी। तो साहब पहली ही मुलाकात के बाद बातचीत के मूड में कवि ने डायल घुमाया, फोन खनखनाया और प्यार की पींग बढ़ाते हुए फरमाया कि प्रिय तुम कितनी हसीन हो, नमकीन हो, मेरे नैनों की ज्योति हो, मूंगा हो, मोती हो, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। यानी हर चीज में तुम्हारी ही छवि निहारता हूँ और मैं आतुर हूँ, उत्सुक हूँ सुनने को तुम्हारी शहद सी मीठी मधुर आवाज। क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है? तो दूसरी तरफ से आवाज आई, प्लीज चेक द कोड, इस नंबर पर यह सुविधा उपलब्ध है। कभी सच पकाया, झल्लाया, उसने प्यार की आग बुझाने को दूसरा नंबर घुमाया। बदकिस्मत से वह नंबर अग्निशमन सेवा केंद्र से जा टकराया। तो साहब आग बुझाने वालों ने फरमाया कि आग कहाँ लगी है, पूरी तरह भड़की है या अभी अधूरी है? कारण में पता बताएंगे, यकीन मानिए हम शीघ्र ही आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये सुनते ही कवि जी चिल्लाए झल्लाए, बोले ये क्या बकवास है, ये ऐसी वैसी नहीं, ये प्यार की आग है। प्यार की आग है तो सर इसके लिए तो ऑक्सीजन चाहिए और हमारे पास तो कार्बन ही कार्बन है, प्लीज कहीं और जाएंगे। कवि परेशान थे, फोन नहीं मिल रहा था, हैरान थे। कवि ने खोपड़ी पर उंगली घुमाई फिराई और एक बार फिर टिटराई। तो अब की बार एक महिला की आवाज फोन पर आई, बोले हेलो सर, कैसे याद किया? कवि ने सोचा बात बन गई। हेलो सर, कैसे याद किया? बोले रे पगली, मेरे दिल में इतना दर्द है और तूने पता तक नहीं लिया। बोले सर ईसीजी करवाई थी क्या? ईसीजी ये क्या बला है? महिला समझ गई जरूर कोई मनचला है। हाँ ईसीजी करवाई थी क्या? पर हे मधुर कंठी तू कौन है? सर मैं तो नर्स हूँ और ये कुकरेजा नर्सिंग होम है। शायद आपको लवेरिया हो गया है, जिसके लिए शीतल मंद सुगंध पवन चाहिए, अतः आप घोड़ा कुआं के पास बुद्धा गार्डन जाइए। और ये सुनकर के लटका झटका कवि ने फौरन फोन पटका, बोला रे इस टेलीफोन विभाग का भी ना कोई धर्म है ना कोई दीन है, ये तो मेरे प्यार की साक्षात तौहीन है, ये तो मेरे प्यार की। कौन लग गया? देखिए नाम भी समस्याओं पर रखे जाने के साथ बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर, बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर दादी ने कमाल कर दिया, अपनी नवजात पोती का नाम इलेक्ट्रिसिटी कर दिया। हमने कहा दादी जी हमें तो यह नाम अजीब सा लगा है। दादी बोली क्या करूं बेटा, बहुत धक्के खाने के बाद बिजली का कनेक्शन आज ही मिला है। और इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए धर दिया है कि जब जब कंपनी की बिजली हमें दुखी करेगी तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी। तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी, पूरे घर को प्रकाशित करेगी और देखे बिजली गुल हो जाने के बाद इन्वर्टर का काम करेगी। और एक और बात जिसने मेरे अंतर मन को झकझोर दिया, दादी बोली कि बेटा मेरे घर 2 बेटियां हैं, बेटा न होने का मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मेरी बेटियां इन बेटों से कहीं कम नहीं है, बेटों से कहीं कम नहीं है। ताली बजाइए, दोबारा आएंगे भाई साहब।
ऊर्जा तो होती है। तो अभिनेताओं की बात हुई, मैं एक जरा 4 पंक्तियां नेताओं की सिर्फ एक कविता आपको सुनाऊंगा और फिर अपना आगे का कार्यक्रम का सुनिए बताएंगे। तो साहब कह रहा था मैं कि एडीज मच्छर ने एक नेता को काटा। साहब एडीज मच्छर ने एक नेता को काटा और उसका खून पी डाला। नेता तो बच गया पर मच्छर 2 दिन में ही मर गया साला। अच्छा। जांच से पता चला कि मच्छर अनुभवहीन और नया था, अतः नेताजी को काटने से उसको खुद को ही डेंगू हो गया था। उसका हाल जानने आए अन्य मच्छरों ने उसे बहुत काट डांटा। बोले तुझे आदमी को काटने के लिए कहा था, साले तूने नेता को क्यों काटा? क्या तू नेताओं में डेंगू फैलाना चाह रहा है? अरे ये तो खुद ही डेंगू है जिनसे पूरा देश कर रहा है। ये तो लड़ा देते हैं चिड़िया और बाज तक। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए आज तक। तो एक समस्या और समस्याओं पर रचनाएं मैं लिखता हूँ। और देखिए आज हर माँ बाप के सामने समस्या अपने बेरोजगार बच्चों की। अच्छा, इन बच्चों की जो है निगाह रहती है अपने बाप के बैंक बैलेंस पर। तो एक पिता जो रिटायरमेंट के करीब है तो उसके घर में बच्चे क्या योजनाएं पहले से शुरू कर रहे हैं, आपके मतलब की और आपके साथ जुड़ी हुई रचना ये देखिए कि साहब पिताजी के रिटायरमेंट को नजदीक देख, पिताजी के रिटायरमेंट को नजदीक देख बच्चों के दिल मचलाने लगे, वे योजनाएं बनाने लगे। बड़ा बोला पिताजी को लगभग 10 लाख मिलेगा, अपना धंधा तो खूब चलेगा। नौकरी के पीछे बहुत दिन जूतियां तुड़वा ली, सरकार ने भी अपनी ऐसी तैसी करवा ली। शायद अपनी तो किस्मत ही सो गई और ये नौकरी अपने लिए अमरनाथ की यात्रा हो गई। खैर साहब सांस नहीं छोड़ेंगे, शहर जाकर कोई अच्छी सी दुकान खोलेंगे, नकद दाम माल खूब बिकेगा, धंधा चकाचक चलेगा। फिर शादी भी होगी, बच्चा सोच रहा है फिर शादी भी होगी, दूल्हे बनेंगे, घोड़ी पर बैठेंगे, कर चलेंगे, बैंड बाजा होगा, बारात होगी, मधुर रात होगी, मुलाकात होगी, प्यार और मोहब्बत की बरसात होगी। साहब बच्चा अजीब ख्वाब ले रहा था, मूछें नहीं थी किंतु ताव दे रहा था। मुझे नहीं थी किंतु ताव दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रा स्वामी जी अयोध्या में सोमयज्ञ करवा है। छुटकू बोला बच्चू बिजनेस में इतना पैसा फंसाएगा, मरवाएगा। अरे जाम की दुकान खोल ले, 4-6 में काम चल जाएगा। दाढ़ी और कटिंग के 20 रुपए लेते हैं, तेल मालिश के पैसे लगाएंगे और 10 ग्राहक भी आ गए तो 200 कहीं नहीं जाएंगे। इस पर बड़ा बोला मारे जाएंगे, यदि सत्य हरियाणवी जैसे आ गए तो दुकान का खाक चलाएंगे। अरे आधी दिल्ली तो गंजों की है, कुछ दिल्ली सरदारों की, कुछ जुआरियों की है और बाकी दिल्ली बिहारियों की। इस पर छुटकू बोला मर, मेरी बला से कुछ कर। अपन तो बीए फाइनल की परीक्षा देंगे और पिताजी के रिटायरमेंट पर हीरो होंडा लेंगे। 40,000 की आएगी, पर्सनैलिटी बन जाएगी। फिर देखना हम क्या किसी से कुछ कम होंगे, कॉलेज में केवल हम होंगे। इस पर बड़ा भाई गुस्सा खा गया, उसे ताव आ गया, बोला क्यों खाली पुलाव पका रहा है, मेरी असाम की दुकान खुलवा रहा है और अपना हीरो होंडा चला रहा है। निकम्मे, पिताजी की कमाई को सड़क पर उड़ाएगा, पेट्रोल कहाँ से आएगा? झापड़ ऐसा दूंगा कि औंधा पसर जाएगा। बस बात बढ़ गई, दोनों में मलयुद्ध होने लगा, बड़े ने मारा, छोटा होने लगा। इतने में ही पिताजी आ गए, बोले रे तुम रो रहे हो, खुशियां मनाओ, मिठाई खाओ, खुशियां मनाओ, मिठाई खाओ। मुझे 2 साल का एक्सटेंशन और मिल गया। सुनते ही बच्चे सन रह गए, बोले पिताजी भगवान के लिए ऐसा नहीं कहो, पिताजी भगवान के लिए ऐसा नहीं कहो, मेरी शादी बिगड़ जाएगी। और दूसरा बोला कि मेरी हीरो क्या तू अभी नहीं आएगी? पिताजी मौन थे, चुप थे, कुछ चिंतित नजर आ रहे थे। इसलिए नहीं कि ये बच्चे मेरे भविष्य निधि, मेरे फंड को डकार जाएंगे।
बल्कि इसलिए कि पंख होते हुए भी क्या ये मेरे बच्चे कभी उड़ पाएंगे? अच्छा, कि पंख होते हुए भी क्या ये मेरे बच्चे कभी उड़ पाएंगे? अरे दोष किसका है, व्यवस्था का या इनके सोच का? कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बस यही प्रश्न उसके दिमाग को कचोटते जा रहे थे, बस यही प्रश्न। धन्यवाद।